हाय फिफ्थ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि जीवो जुन आधी रात में वांगशन के कमरे में गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने अपना जो सोचा था ना वो उनके सामने रखा था। यहाँ पे विंग और लान वांग जी तो एक्सेप्ट कर चुके थे कि वो कोई भी डिसीज़न ले लें वो ज़रूर उसको फॉलो करेंगे और उनका साथ देंगे। लेकिन सोचना ये था कि क्या ये सारी चीज़ें लैन एल्डर्स भी मानेंगे, क्या लैन चिरेन इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अपने क्लैन लीडर को पद छोड़ना अपने क्लैन लीडर का पद छोड़ना, लेकिन वो किसी और के लिए, किसी और सेक्ट में जाने के लिए और किसी और सेक्ट में एक नॉर्मल से इंसान की तरह रहने में। हाँ, योद्धा वो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो कोई स्पेशल काम तो नहीं कर रहे होंगे। इसलिए उन लोगों का सोचना भी सही था कि क्या क्लैन के जो एल्डर्स हैं वो इस बात को मानेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए वो सोच चुका था, जेहो जुन सोच चुका था कि कुछ भी हो जाए वो अपने इस डिसीज़न को चेंज नहीं करेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो डिसीज़न चेंज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस वक्त वो जिस चीज़ को खो देंगे वो शायद ही उनकी लाइफ में वापस आएगी। इसलिए इस वक्त उस चीज़ को चूज़ करना ही सही रहेगा जो कि जल्दी निकल रही है। जो धीरे धीरे निकलेगी उस चीज़ को तो बाद में भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पे इन सारी बातों को क्लियर कर लेने के बाद जेवोजुन जा चुके थे और वो आराम की नींद सोने को तैयार थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था जहाँ से उनके मन को शांति तो मिल चुकी थी। दूसरी तरफ वांगशन कपल भी सो चुके थे, लेकिन तीसरी तरफ जियांग सेक्ट में जैन चेंग अभी भी उस मिनी गार्डन में बैठा हुआ था और उसके फादर वहाँ से जा चुके थे उसको ये बता के कि उसका डिसीजन कुछ भी हो वो पक्का उसका साथ देंगे। लेकिन जैन चेंग, जो कि अभी तक उम्मीद में था कि कम से कम एक छोटा सा ही सही, लेकिन लैन सिचेन के एंड से कुछ तो मतलब संदेश आए, कुछ तो आए जो उसको राहत दे। हाँ, वो इस बात की उम्मीद तो नहीं कर रहा है कि जेहुजून अपने पद को छोड़ के जैन सेक्ट आ जाएंगे, उसके साथ रहेंगे, ये ऐसी कोई भी उम्मीद उसके दिल में नहीं चल रही है। लेकिन हाँ, वो एक चीज़ ज़रूर चाहता था कि जितना हेक्टिक भरा दिन आज उसने स्पेंड किया है उसके बाद एटलीस्ट कुछ 2-4 शब्द प्यार के ही बोल दिया जाए। कभी कभार होता है ना, हम किसी से लड़ते हैं तो वही इंसान ही हमें खुश करता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2-4 शब्दों से ही। अब कौन सी बात है, शब्द ही सिचुएशन को बिगाड़ते हैं तो वही शब्द आपके सिचुएशन को सुधारते भी हैं। कभी कभार अपनी गलती ना होते हुए भी झुक जाना सही होता है, तो कभी कभार अपनी गलती होते हुए भी जिद्दीपना दिखाना भी सही रहता है, क्योंकि इससे सामने वाला इंसान अगर आपको मनाए ना तो पता चलता है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी लाइफ में आपकी। सेम यहाँ पे जैन चेंग के साथ चल रहा था। वो भले ही इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहा था कि लैन सिचेन अभी एक बटरफ्लाई मैसेज भेजेंगे कि मैंने यहाँ पे बात कर ली है, मैं जैन सेक्ट आऊँगा। लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर चाहता था कि एटलीस्ट वो उससे यही पूछ ले कि क्या वो जियांग सेक्ट आराम से पहुँच चुका था। एक सुरक्षित जर्नी उसने तय की थी सेरी टाउन से जियांग सेक्ट तक की। लेकिन शायद जेओजुन इतना खुश थे कि वो सच में कुछ टाइम के लिए ही सही जैन चेंग को भूल चुके थे। हालांकि जैन चेंग के लिए ही उन्होंने ये सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी उनके लिए भी ये दिन काफ़ी नॉर्मल नहीं था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक भरा हुआ था। तो ऑफकोर्स सी बात थी, उनको फ़िलहाल जो शांति मिली थी उसमें वो कहीं ना कहीं गुम हो ही चुके थे। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि अभी तक जैन चेंग उनका वेट कर रहा होगा। लैन सिचेन तो सो चुके थे और जैन चेंग अपने डीप थॉट्स में बस उसी मिनी गार्डन में ही बैठा रह चुका था और सुबह हो भी चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन सेक्ट चारों तरफ वही कोहराम, कुछ इधर भाग रहे हैं तो कुछ उधर भाग रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है तो कोई कुछ अलग ही कामों में लगा हुआ है। बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी और अंदर लैन सिचेन तैयार कर रहा था खुद को कि वो अपने अंकल से और अपने एल्डर्स से कैसे बात करेगा, कैसे उनके सामने ये रखेगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के, इन जिम्मेदारियों को छोड़ के किसी और जगह जाएगा दूसरी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। दूसरी तरफ वांगशन के रूम में भी
वहाँ पे भी उन लोगों ने अपने मॉर्निंग रूटीन्स कर लिए थे। लेनवांग जी पूरी तरीके से कंप्लीट था, रेडी था बाहर जाने के लिए, लेकिन विंग हमेशा की ही तरह वही लेजीलेस पर्सन जो कि अपने कपड़े भी अपने हाथ से पहनने में उससे मौत आ रही होती है। और यहाँ पे हमेशा की ही तरह आज भी लेनवांग जी ही उसको तैयार कर रहा था, उसको अच्छे से उसके कपड़े पहना चुका था और साथ ही साथ इस वक्त वो उसके बाल बना रहा था। जहाँ पे विंग एक छोटे से टेबल पर बैठा हुआ था और वहीं विंग लेनवांग जी उसके पीछे से एक थोड़े बड़े टेबल पर बैठा हुआ था। विंग का चेहरा आज मिरर में देखने के बाद लेनवांग जी ये क्लियरली कह सकता है कि लेन सेक्ट में आने के बाद शायद ये पहला ऐसा दिन होगा जहाँ पे विंग इतना गहराई के साथ हंस रहा था। उसके फेस पर वो स्माइल ना बहुत प्रीसियस सी लग रही थी। लेनवांग जी ने विंग से पूछा कि आज वो इतना खुश क्यों है, तो विंग ने एक्साइटेड होते हुए उसको आंसर किया, ऑफ कोर्स उसका आज खुश होना तो बनता है क्योंकि जेहोजून, उसने कभी नहीं सोचा था कि जेहोजून जैसा इंसान भी उसके भाई के लिए बदल जाएगा। अपने इस सेक्ट को छोड़ के वो सेक्ट जा रहा है। कितनी अमेजिंग बात है ना। सच में प्यार हर एक चीज़ बदल सकता है। यहाँ पे बीइंग अभी भी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि वो ये नोटिस ही नहीं कर पाया कि लेनवांग जी के फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे थे। यहाँ पर उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि जैनचेंग में कुछ ऐसा भी है कि उसने जेहोजून को बदल दिया। कितनी अमेजिंग लव स्टोरी है ना। सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे लेनवांग जी विंग के चेहरे को ही देख रहा था और विंग अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर पा रहा था कि वो इस वक्त कितना खुश है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन जो लेनवांग जी के दिमाग में आ रहा था, उसने विंग से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ? विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में आंखें डाली और उसके बाद वही प्यारी सी बनी स्माइल के साथ उसको आंसर किया, तुम बदले हो, तुमने तो पूरा अस्तित्व बदल दिया है अपना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ चोरी छिपे सैरी टाउन जाऊंगा, तुम्हें कभी ड्रिंक भी करवा पाऊंगा। हालांकि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि तुम्हें मैंने शराब पिला दी। और हाँ, मैंने तो तुम्हें स्पाइसी खाना भी खिलाया है। बहुत सारे रूल्स भी तुमने तोड़े हैं। तुम्हें याद है हमारी शादी की फर्स्ट नाइट पे तुमने मुझसे बोला था, अगर तुमने रूल तोड़े तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और आज मेरे रूल तोड़ने पे तुम मेरा ही साथ दे रहे हो। न जाने कितने बार हमने लाइब्रेरी पवेलियन में खाना खाया है और रोमांस भी किया है। क्या इस रूल को तोड़ने के लिए अगर सज़ा बनाई जाए तो तुम्हारे क्लैन वाले तो हमारा सर कलम कर चुके होते। मैंने सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा बदल दिया लेनवांग जी, तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। लेनवांग जी ने विंग की तरफ हंसते हुए उसको आंसर करते हुए बोला, अच्छा, तुमने मुझ में बुरी आदतें डाली हैं और इसके लिए मुझे तुम पे एहसान मानना चाहिए। कभी मेरे सेक्ट वालों को पता लग गया ना, तो पता नहीं मैं कितने एहसानों तले दबाऊंगा या फिर कितने लेसेस मुझे पड़ रहे होंगे। खैर, अब तुमने मुझे ये सब कुछ सिखाया है तो ऑफकोर्स सी बात है ये मेरे लिए प्रीशियस ही होगा। लेनवांग जी इन दिनों में इतनी रोमांटिक बातें करने लगा था ना कि विंग को भी अपने कानों पे कभी कभार भरोसा ही नहीं होता था कि उसके सामने उसका वही आइस प्रिंस बैठा हुआ है। लेकिन आखिरकार कब तक विंग जैसी गर्मी लेनवांग जी के करीब हो और वो आइस प्रिंस पिघले ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, विंग ने सोचा ज़रूर था कि शायद उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे उसको लगा नहीं कि उसने उतनी मेहनत की जितनी कि उसने एक्सपेक्ट की थी। विंग के दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आया। उसने लेनवांग जी की तरफ देखते हुए एक्साइटमेंट के साथ उससे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, जेओजून अपने सेक्ट को छोड़ के जंग सेक्ट जाएंगे जैनचेंग के लिए। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा तुम्हारे साथ हुआ कि तुम्हें अपने सेक्ट को या फिर मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? लेनवांग जी एकदम विंग को देख रहा था और बहुत देर तक यहाँ पे एक साइलेंस बना रहा। लेनवांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए उसको कुछ बोलना तो चाहा, लेकिन वो बोल नहीं पाया क्योंकि सच में इस वक्त उसके पास कोई आंसर नहीं था। वो भी कुछ पल के लिए सोचने में लग चुका था कि आखिरकार
अगर सच में ऐसी सिचुएशन आई तो वो किसे चुनेगा? उससे चुनेगा जिसकी जिम्मेदारी आज उसके भाई उसके ऊपर डालने वाले हैं, या फिर उससे चुनेगा जिसकी जिम्मेदारी ये शादी होते ही उसके ऊपर आ चुकी है? लेकिन क्या जिसको वो चुनेगा वो उस वक्त उसका चुनाव सही तरीके से कर पाएगा, या उस एक चीज़ को चुनने में वो गलती नहीं करेगा? क्या होगा अगर उसने विंग को चुन लिया और आगे जाके उसे पता चला कि उसका ये चुनाव गलत था, और अगर उसने अपने सेक्ट को चुन लिया तो क्या होगा अगर विंग सच में उससे बहुत ज़्यादा दूर चले गया? विंग के एंड से पूछा गया एक छोटा सा क्वेश्चन लैन वांग जी के माइंड में एक बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट कर चुका था। वो सच में कुछ टाइम तक तो बस सोचने में ही लग चुका था कि आखिरकार उस वक्त वो सच में किसे चुनेगा, अपने प्यार को या फिर अपने जिम्मेदारियों को। लैन वांग जी ने एक लंबे साइलेंस के बाद अपने साइलेंस को ब्रेक करते हुए विंग को उसकी आंखों में आंखें डालते हुए और बहुत ज़्यादा सीरियस टोन के साथ आंसर करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा कि जहाँ मुझे तुम में से या फिर मेरे क्लैन में से किसी एक को चुनना होगा। और अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनती भी है ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन परिस्थितियों को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दूँ, ताकि मैं तुम्हें और अपने सेक्ट दोनों को ही एक साथ लेके चल सकूँ। क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक का चुनाव नहीं कर सकता। तुम दोनों को ही एक साथ चलना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, और मुझे तुम पे भी भरोसा है। तुम ऐसा कभी कुछ करोगे ही नहीं कि तुम इस सेक्ट के अगेंस्ट हो जाओ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इतना तो समझ ही चुका हूँ कि तुम जो भी करोगे सही के लिए करोगे। और अगर तुम लैन सेक्ट में हो तो ऑफकोर्स सी बात है, तुम इसके अगेंस्ट कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि लैन सेक्ट हमेशा सच्चाई का साथ देता है और तुम सच्चाई के लिए ही लड़ना जानते हो। और इसके ऊपर मैं भी कोशिश करूँगा कि कभी ऐसी कोई परिस्थिति ही ना आए। चलो बहुत देर हो चुकी है, अब टर्न हो जाओ, मुझे तुम्हारे बाल बनाने हैं क्योंकि हमें देर हो रही है। मुझे लगता है ब्रदर ने बहुत जल्दी ही मीटिंग रख ली होगी, तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। लैन वांग जी ने इस वक्त आंसर तो कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में एक प्रेशर अभी बना हुआ था कि क्या जो उसने अभी अभी विंग से बोला है कि वो कभी ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ही नहीं होने देगा, तो क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा? खैर, ये तो जब सिचुएशन आएगी तब की बात है। अभी उन्हें मीटिंग हॉल में जाना है, क्योंकि जियोजुन के एंड से उन्हें भी संदेश मिल चुका था कि वो जल्दी ही मीटिंग रख रहे हैं और आज की क्लासेस यहाँ पे रद्द करवा दी गई थी, मतलब कैंसिल करवा दी गई थी, तो उन लोगों को मीटिंग में पहुँचना था। विंग और वांग जी ने थोड़ी ही देर के बाद अपना ब्रेकफास्ट भी मंगा लिया था और उन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। और हमेशा ही की तरह आज भी लैन वांग जी बस विंग को ही खिला रहा था, क्योंकि विंग की तो आदत बन चुकी थी अपने हाथों से ना वो कपड़े पहनता था, ना अपने बाल बनाता था, ना ही वो खाना खाता था। और इवन नाइट में भी कभी कभार तो उसकी आदत ऐसे बन चुकी थी कि लैन वांग जी मतलब जो ब्लैंकेट वो ओढ़ा करते थे ना, उसको लात मार के वो फेंका करता था। और लैन वांग जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा करती थी कि वो उस ब्लैंकेट को उठा के ना फिर से विंग को उससे कवर अप करे, ताकि लैन सेक्ट काफ़ी ठंडा भी मतलब एरिया है, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे जल्दी से कोल्ड का कैच कर जाना भी कोई नॉर्मल सी ही बात होगी। तो यहाँ पे लैन वांग जी एक्स्ट्रा केयर किया करता था, क्योंकि विंग की स्थिति जो हुई थी लास्ट टाइम उसको वो दोबारा फेस नहीं करना चाहता था। इसलिए वो मेक श्योर करता था कि विंग के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है ना, वो खुद उसको वो प्रोवाइड कराए, क्योंकि किसी इंसान को ऑलमोस्ट खो देने का डर इंसान को ना पूरी तरीके से हिला देता है। और यही सारा हुआ था लैन वांग जी के साथ। इसलिए उसका खाना पीना, कैसे वो रहता है, कितना वो मतलब कितने टेम्परेचर पर उसको रहना चाहिए, यहाँ तक ये भी वो ध्यान दिया करता था। इसलिए भले ही अपनी नींद खराब हो जाए, लेकिन विंग को वो कभी भी बिना ब्लैंकेट के नहीं रहने देता था। यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था, लोग जा चुके थे मीटिंग हॉल में, सभी लोग वहाँ पे पहले ही पहुँच चुके थे और इस वक्त अपने अपने सीट्स भी ले चुके थे। सभी लोग बस लैंसी चैन की तरफ देख रहे थे, क्योंकि लैंसी चैन ने ये जो मीटिंग रखी थी ना, ये बहुत इमरजेंसी में रखी थी। यहाँ पे पहले इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं था, या फिर कल से कोई अपडेट नहीं थी, तो ऑफकोर्स सी बात थी, हर किसी को लग रहा था कि शायद हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि यहाँ पे
लैन ज़िचेन को बतानी होगी। और लैन ज़िचेन हमेशा से ही एक ऐसा इंसान रहा है जो कि बहुत पोलाइट है, और साथ ही साथ उसका जो चीज़ों को हैंडल करने का तरीका है ना, वो और भी ज़्यादा पोलाइट है। यानी कि उसने कभी भी हबड़ दबड़ में काम नहीं किया है। अगर उसने ऐसा आज इमरजेंसी में किया है, आज उसने ये मीटिंग बैठाई है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कुछ ऐसा है जो कि या तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या फिर उसको सबको सबसे मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताना है। यहाँ पे सभी लोगों की नज़रें लैन ज़िचेन पे थी, और लैन ज़िचेन अपने मन में ही प्लानिंग कर रहा था कि वो इस बात को आगे कैसे रखे। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी लाइंस नहीं थी जिससे वो अपनी बातों को यहाँ पे जाहिर कर सके या बता सके कि उसको क्या बोलना है। इसलिए उसने अब सभी को यहाँ पे प्रेजेंट देख लिया था, और यहाँ पे कुछ एल्डर्स ने लैन ज़िचेन से पूछना भी स्टार्ट कर दिया था। तो उसने बस अब अपने आप को समझा लिया था कि उसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल सेंटेंस में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना खींचते हुए उसने सिंपली यहाँ पे सब कुछ बताना है कि वो क्या सोच रहा है। तो उसने अपनी सीट छोड़ दी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि लैन ज़िचेन ने अपनी बात बोलते हुए अपनी सीट छोड़ दी। सीट यानी कि क्लैन लीडर की जो गद्दी है ना, वो छोड़ दिया है। अपने उस सीट से उतरते हुए उन्होंने सब हॉल के सेंटर में आके अपने नीज पे आए। उसके बाद सैल्यूट लिया, और उसके बाद यहाँ पे लैन ज़िचेन के सामने देखते हुए उन्होंने लैन ज़िचेन से बोला, अंकल, मैं जो बोलने वाला हूँ मुझे पता है वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ। मैं लैन सेक्ट के इस क्लैन लीडर के ओहदे को और नहीं संभालना चाहता। इसका कारण आप पूछे से पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ। मैं किसी से प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों, आज मैं क्लैन लीडर हूँ और होने वाले टाइम पे वो क्लैन लीडर बनने वाला है। इसलिए हम में से किसी एक को अपने ओहदे को छोड़ना होगा। वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूँ। लैन ज़िचेन ने अपनी बात को जैसे ही कंप्लीट किया था, वैसे ही लैन ज़िचेन ने अपने बियर्ड पे हाथ फिराते हुए लैन ज़िचेन की तरफ देखते हुए बोला, और वो राजकुमार जियांग है, मैं गलत नहीं हूँ तो वो राजकुमार जियांग ही है ना? लैन ज़िचेन, लैन वांगयी और विंग तीनों ही सरप्राइजिंगली लैन ज़िचेन की तरफ देख रहे थे, और उन्होंने सिर्फ लैन ज़िचेन पे ही अपनी नज़रें गड़ाई थी। यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए लैन ज़िचेन ने अपने अंकल से पूछा कि वो ये सब कुछ कैसे जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो इतना ही नहीं बल्कि ये भी जानते हैं कि वो यहाँ से सेरीटाउन हर हफ्ते उनसे मिलने जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं वो पहले से ही जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे द्वारा लिया गया ये फैसला अपने ओहदे को छोड़ के उस सेक्ट में चले जाना, ये कहीं से कहीं तक सही है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने ये प्लानिंग भी कर ली है कि तुम्हारे बाद लैन वांगजी इस सेक्ट को संभालेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार वो भी एक लैन सेक्ट का मेंबर है, और उसकी भी जिम्मेदारी पूरी उतनी ही बनती है जितनी कि एक क्लैन लीडर की बनती है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता कि तुम इस ओहदे को छोड़ो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक जिम्मेदारी के लिए दूसरी जिम्मेदारी को छोड़ रहे हो? एक इंसान को अपनी जिम्मेदारियां एक साथ लेके चलना चाहिए, ना कि एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए दूसरी जिम्मेदारी को छोड़ देना चाहिए। लैन ज़िचेन ने अपनी नज़रों को अपने अंकल की तरफ किया, अपनी नज़रों को और अपने सर को दोनों को ही झुकाते हुए अपने अंकल से उनका जवाब देना स्टार्ट किया। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा हूँ। जब भी लैन सेक्ट को मेरी ज़रूरत होगी मैं सबसे पहले यहाँ पे नज़र आऊँगा। लेकिन जैन चैंग अगर मेरी लाइफ में आया तो उसका बस एक ही तरीका है कि मुझे लैन सेक्ट छोड़ना होगा, वरना मुझे जैन चैंग को छोड़ना होगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप भी इस रूल को पहले से ही जानते हैं कि हम लेंस बस एक बार ही प्यार करते हैं, और वो मुझे हो चुका है। अगर जैन चैंग नहीं तो मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। लैन ज़िचेन ने तो बोल दिया कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और यहाँ पे लैन ज़िचेन ने भी अपना फैसला सुना दिया कि वो लैन ज़िचेन को नहीं देगा अनुमति कि वो इस सेक्ट को छोड़ के जाए। तो अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
लेकिन एक चीज़ है जो मैं अच्छे से जानती हूँ और वो ये कि ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।